लगातार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। अब की बार किसकी सरकार, और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो तमाम आंकड़े और उसके साथ साथ आकलन, जिसके आधार पर अब से महज 14 घंटे बाद जब आप न्यूज नेशन पर देखना शुरू करेंगे मतगणना, तब आप समझ पाएंगे कि न्यूज नेशन की पकड़ कितनी जबरदस्त है जनता की नब्ज पर। हमारे संवाददाता अपना आकलन आपके सामने साझा कर रहे हैं। और आइए राहुल डबास से ये समझते हैं कि मथुरा में हेमा मालिनी का कितना जादू चला। राहुल सर देखिए, अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में हेमा मालिनी ने काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन काम के साथ वो मौजूद नहीं रही। सीएसआर फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मथुरा में हमें देखने को मिला। जिन जिन कंपनियों के लिए हेमा मालिनी प्रचार करती है, विज्ञापन करती हैं, उनके सीएसआर फंड का इस्तेमाल मथुरा में किया गया। लेकिन मथुरा में हेमा मालिनी का ना रहना एक ऐसा फैक्टर है जिसे नरेंद्र मोदी के नाम से पाटने की कोशिश की जा रही है। मथुरा के मुद्दे भी काफ़ी अलग हैं। वहाँ यमुना की समस्या है, यमुना के आचमन साफ ठीक से नहीं हो पाता, वो समस्या है। मंदिरों की समस्या है, मंदिरों की जर्जर हालत हो रही है, बंदरों की समस्या है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो वो उन 3 सीटों में से है जहां पर लोकदल के उम्मीदवार हैं। नरेंद्र को लोकदल ने लड़वाया है, जो खुद जाट उम्मीदवार है, और हेमा मालिनी के लिए भी जाट। ये बताइए कि वहां स्थिति क्या है? मथुरा की गलियों में पंडों के कहर से लोग बचेंगे या हेमा मालिनी को वोट देंगे? देखिए, स्थिति ऐसी है सर कि हेमा मालिनी चुनाव जीत रही है और अपने दम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे जीत रही है, ये तय माना जाना चाहिए। तो मतलब वो जो खेतों में फसल काटते हुए इनकी तस्वीरें दिख रही थी, लगातार वायरल हो रही थी, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं। वोट जो मतदाता दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं। वो सिर्फ 3 बार आती है ऐसी तस्वीरें, 2014, 2017 और 2019, यानी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को छोड़कर मथुरा की गलियों में हेमा मालिनी नजर नहीं आती। लेकिन हेमा मालिनी जीत रही है मथुरा से। हेमा मालिनी जीत रही है, नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे जीत। अब जरा बात करते हैं पंजाब और पटियाला की। पटियाला में क्या दिख रहा है आपको? क्या वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सीट निकाल पाएंगी या दरअसल वहां स्थिति मुकाबले में कड़ा दिख रहा है? अजय जी, सबसे दिलचस्प बात पटियाला की यह है कि जो फिलहाल मौजूदा सांसद हैं वो रेस में ही नजर नहीं आते। डॉक्टर गांधी जो आम आदमी पार्टी की टिकट पे जीत कर आए थे 2014 की बात करें, वो रेस में नहीं है। और उस वक्त जो जनता का दौर था वो ये था कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, प्रजातंत्र में नहीं जी रहे हैं। क्योंकि पटियाला वो रियासत है जहाँ से कैप्टन आते हैं, जहाँ से परनीत कौर आती है। परनीत कौर जो MOS मिनिस्ट्री में बनती है, 3 बार की सांसद रहती है। लेकिन पिछली बार जो जनादेश था उसमें अन्ना मूवमेंट का असर था, उसमें रामदेव मूवमेंट का असर था, और इस बार वो असर फीका पड़ गया है, लगभग खत्म हो गया है। यानी पुराने कैंडिडेट की बात करें जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, मौजूदा अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें वो भी टक्कर में नहीं है। और बीजेपी का जरूर नाम है, बीजेपी का जरूर नरेंद्र मोदी का नाम है। कौन रहा है ये बताइए जी, आपके हिसाब से सीट कौन निकाल रहा है? परनीत कौर निकाल रही है। परनीत कौर ने अपने आप को चेंज भी किया है। पिछली बार जो बताया जाता है कि उनके महल में लोग आते थे, वो मिलने के लिए, प्रचार के लिए नहीं जाती थी। अब मोती बाग जो उनका महल है वहां से बाहर निकल रही है, लोगों से मिल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार का भी असर है, मुख्यमंत्री सूबे में सत्ता में है, उसका भी असर हो सकता है। तो मधुरेंद्र, अब जरा हम आपका रुख करें। आप बताइए, आप फिरोजाबाद गए, आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, हरिद्वार, काफी अलग अलग तरह का तजर्बा आपका रहा है। फिरोजाबाद को लेकर क्या है? चूड़ियों के अलावा क्या देखे वहां? देखिए, वहां पर एक लड़ाई का जो समूचा मैदान है वो एक परिवार की लड़ाई में तब्दील होता दिखाई दिया। खासतौर पे चचा और भतीजे की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर वहाँ दिखाई दी। शुरू में तो ऐसा लगा कि चचा जो कि अनुभव में बड़े हैं, जो कि जाहिर तौर पर वहाँ पर जो ज़मीन है सियासत की उसको एक तरह से सींचने में ज़्यादा कद्दावर हैं। लेकिन जैसे जैसे भतीजे ने हुनर दिखानी शुरू की और तब जबकि पिता भी मैदान में उतरे, तो जब रामगोपाल यादव मैदान में उतरे तब जाके अक्षय की बाछें कुछ खिली नजर आने लगी। और उसके साथ जो मतदाता है वो भी जुड़ने लगा, क्योंकि मतदाताओं को ऐसा लगा कि जो गठबंधन है, खासतौर पर सपा और बसपा का गठबंधन, वही चैलेंज मोदी को दे रहा है, वही चैलेंज बीजेपी को दे रहा है। तो इस चैलेंज को देखते हुए जो समूचा एक तरह से यादव बेशन है उसने सपोर्ट चचा से हटकर भतीजा को देना शुरू कर दिया। और इसको हम लोगों ने महसूस किया, खासतौर पर जब हम, यानी आपके हिसाब से शिवपाल यादव वहां पर वोट कटवा का काम नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम न कर पाई? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वोट कटवा का काम करने के लिए उनको एक तरह से लगाया तो गया था, लेकिन वो कर नहीं पाए। उनकी ये दांव एक तरह से लोगों ने पहले ही समझ ली और इसलिए उनको शायद पटकनी खानी पड़ेगी। लेकिन मधुरेंद्र, फिरोजाबाद जो सीट है वो समाजवादी पार्टी का पहले से आधार रही है। धीरेन्द्र जी मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूँ, रामजीलाल सुमन वहां से लगातार चुनकर आते रहे हैं। क्या वो स्थिति अब भी नजर आती है या बीजेपी कहीं टक्कर में है? क्योंकि आपके मुताबिक जो लड़ाई है वो चाचा और भतीजे के बीच में, बीजेपी कहाँ है 2019 में?
देखिए, बीजेपी का जो वहाँ कैंडिडेट है दरअसल वो बेहद ही कह सकते हैं कि एक असामान्य तरीके के कैंडिडेट पर बीजेपी ने अपना दांव लगाया। एक ऐसा कैंडिडेट जो कि संघ से तो जुड़ा हुआ रहा, लेकिन कुल मिलाकर उसकी अपनी जो पैठ है, जमीनी पैठ, वो बेहद हम कहें कि खराब रही है। जो लोग वहाँ कैडर है बीजेपी का, उसका भी अपना मानना है कि कैंडिडेचर को लेकर बीजेपी ने एक सटीक दांव नहीं खेला, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि समूची डिपेंडेंसी है वो मोदी के नाम पर है। खुद का जो एक वेटेज होता है कैंडिडेट का, वो हमने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट में नहीं दिखाई। इससे पहले कि हम दिल्ली की बात करें, हरिद्वार की बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने हरिद्वार जीता तो पूरा उत्तराखंड जीत लिया। सबसे मुश्किल सीट अगर उत्तराखंड में है तो वो हरिद्वार है। क्या आकलन है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा, गंगा पार लगाने वाली सीट है, और गंगा जो पार कर गया वो जाहिर तौर पर आधी लड़ाई तो जीत ही जाता है। देखिए, यहाँ भी एक फैक्टर जो है वो साफ तौर पर हमने देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर निशंक ने कुछ नहीं किया। सड़कें टूटी हुई हैं, फ्लाईओवर्स एक दशक से पड़े हुए हैं, जाम वहाँ की खास समस्या है, शहरों में गंदगी जो है वो भी दिखाई देती है। कुछ अगर बदला है वहाँ तो गंगा का पानी बदला है। दरअसल जो एसटीपी प्लांट्स वहाँ पर फंक्शन करने लगे हैं, गंगा को लेकर चूंकि आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, तो वो बदलाव दिखाई देता है। एसटीपी के फंक्शनल होने से वहाँ पर जो तमाम नाले गिरते थे गंगा में, वो अब सीधे तौर पर नहीं गिर रहे हैं, छनकर पानी वहाँ गिर रहा है। तो ये एक बदलाव जरूर है। विकास के मापदंड पर आम लोगों का साफ साफ कहना है कि निशंक की सड्डी साबित हुए हैं, लेकिन वोट फॉर मोदी है। हम मोदी को वोट दे रहे हैं, और मोदी ने हमें यहाँ पर विकास के नाम पर गंगा में तमाम तब्दीलियां लाई हैं। और दूसरा वहाँ फैक्टर मैंने देखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच का फैक्टर है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का फैक्टर है, वो फैक्टर काम करता हुआ दिखाई दिया। एक और दिलचस्प चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वहां से निकलकर मैं उन इलाकों में गया जो कि दलित बस्तियां थी, क्योंकि वहां दलित वोट बैंक भी काफी मायने रखता है। वहां मैंने सीधा सवाल किया कि ये बताइए कि आप लोग क्यों मोदी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां रिप्लाई कर रहे थे कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा आप मायावती को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप सपा और बसपा के गठबंधन को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं जो इतने टक्कर में है। उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा, हम जो राज्य का चुनाव है, स्टेट का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें दे देंगे, लेकिन ये वोट तो मोदी को दे रहे हैं। लेकिन हरिद्वार की जो सीट है, संसदीय सीट उत्तराखंड की उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर लगातार कुछ कुछ चेहरे बदलते रहे। कभी सतपाल महाराज आते हैं, कभी हरीश रावत आते हैं, इस बार निशंक हैं, पहले भी वो मैदान में थे। मुद्दे मायने रखते हैं या चेहरे मायने रखते हैं हरिद्वार में? देखिए, ना मुद्दा मायने है ना चेहरा मायने है, दोनों ही गौण है। अगर वहां सब कुछ यथार्थ है तो सिर्फ मोदी है। और मोदी के अगर ये कहें कि उत्तराखंड में सिर्फ मोदी और मोदी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी? ये आप कह सकते हैं बिल्कुल। खासतौर पे हरिद्वार की सीट पर तो मैं वीटो के साथ ही कह सकता हूं कि वहां मोदी ही मोदी है। चलिए अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली से आपका लंबा तजर्बा रहा है, क्या दिख रहा है आपको? आम आदमी पार्टी ने यहाँ खेल खराब करने की कोशिश की, इस बार क्या सिर्फ ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पिछले 4 साढ़े 4 साल में जो दिल्ली की राजनीति बदली है, उसमें आम आदमी पार्टी अब अपने अवसान पर दिखाई दे रही है। पिछले एमसीडी चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो वोट बैंक है वो सिमट कर 29% तक चला गया, और कांग्रेस 9% से बढ़कर 22% तक आ गई थी। कांग्रेस यहां से आगे बढ़ती हुई इस विधानसभा लोकसभा के चुनाव में दिखाई दे रही है, और अगले विधानसभा के चुनाव में आप यूं समझिए कि कांग्रेस फिर से एक कंटेंडर के तौर पर उभर कर सामने होगी। आपके लिए मुश्किल घड़ी इसलिए है क्योंकि जिन मुद्दों पर ये पार्टी बनी थी, जिन भावनाओं के साथ लोग उससे जुड़े थे, वो छिटकते हुए चले गए। जो एक वोट बैंक है वो दरअसल फ्रीबीज का वोट बैंक है, खासतौर पर झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और अल्पसंख्यक वोट बैंक है। लेकिन उसमें भी बखूबी सेंध लगाने का काम कांग्रेस ने किया है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि तमाम सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होगी, न कि आप। चलिए अब जरा सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, कैराना से बड़ी सीट तो हो नहीं सकती, कैराना क्या बता रहा है इस बार? क्या रुझान दिख रहे हैं कैराना से आपको? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं अजय जी। कैराना की सीट पर अगर हम बात करें, उपचुनाव वाला माहौल जो है वो फिलहाल कुछ अलग सा दिखाई जरूर दे रहा है। अंडर करंट जिसकी हम बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा हावी दिखाई दिया। करीब 11,21,000 जो वोट हैं वो यहां पर पड़े हैं। 65% गया है, वोटिंग का परसेंटेज जो गया है। तबस्सुम हसन जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रदीप जो है, प्रदीप चौधरी, वो बीजेपी के हैं, और साथी हरेंद्र मलिक कांग्रेस ने खड़ा किया है चेहरा, जो जाट चेहरा है, वो कहीं ना कहीं वोट कटुआ की भूमिका में हम कह सकते हैं। 5,30,000 मुस्लिम मतदाताओं की वहां पर संख्या है। 65% वोटिंग के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और साथ ही साथ 11 लाख अगर वोट पड़ा है तो फाइट। लेकिन जो है सूरज, उपचुनाव में गन्ना एक बड़ा मुद्दा था। उससे पहले लगातार जो वहां के सांसद थे वो पलायन का मुद्दा उठाते रहे। क्या 2019 में भी ऐसे मुद्दे कहीं नजर आते हैं, या सब कुछ जाति के आधार पर है?
पलायन का मुद्दा मैं आपको बताऊं पूरी तरह से गायब दिखाई दिया। पलायन का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दिया। गन्ने का मुद्दा भी बहुत ज्यादा पब्लिक के बीच जब हम 2017 में जो मुद्दे थे वो 19 में नहीं है। 19 में फिलहाल दिखाई, 19 में मुद्दा सिर्फ मोदी लाना है या हटाना है, इस मुद्दे पर चुनाव पूरी तरह से हुआ है। और जो गुजर चेहरा प्रदीप चौधरी जो बीजेपी ने, तो मोदी आ रहे हैं कि जा रहे हैं वहां से? लगता यह है कि फाइट जो है वो बहुत टफ है, लेकिन लगता है कि बीजेपी शायद पार लग जाए मोदी के चेहरे पे, शायद पार लग जाए वहां से। चलिए अब इसके साथ साथ जरा चांदनी चौक की भी चर्चा कर लें। दिल्ली 6, एक जमाने में दिल्ली 6 तय करता था कि दिल्ली क्या होने जा रही है, लेकिन आज शायद दिल्ली 6 अपने आप में एक बहुत छोटी सी जगह बनकर रह गई है। वहां घूमने के बाद क्या लगा, क्या मिजाज है दिल्ली 6 का? बहुत मिला जुला मिजाज है। अगर चांदनी चौक की बात करें तो बहुत मिला जुला इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, यहाँ पर नोटबंदी और सीलिंग का असर है, यहाँ पर जीएसटी का असर है, मुस्लिम जो मतदाता हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो राष्ट्रवाद का जो असर है वो, अगर आप पीतमपुरा तरफ चले जाएं, बड़ा एरिया है चांदनी चौक सीट का भी, वो भी नज़र आता है। तो कुल मिलाकर नाराज़गी ज़रूर है, नोटबंदी से भी है, जीएसटी से भी है, सीलिंग से भी है, लेकिन लाना मोदी को चाहते हैं, यह भी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यहां पर यह जानना बहुत जरूरी रहेगा कि यहां फाइट सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई जेपी अग्रवाल और डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच लड़ाई है। जेपी अग्रवाल, कांग्रेस का जो चेहरा जेपी अग्रवाल है, वो 4 बार के सांसद रहे हैं, जनता पर खासी पकड़ है। सीलिंग के मुद्दे का सीधा फायदा जेपी अग्रवाल को मिलता दिखाई देता है। यहां पर पंकज गुप्ता हैं जरूर मैदान में, लेकिन मैदान से नदारत दिखाई देते हैं। मैं एक सेकंड आपको कहता हूं कि आप जरा माइक धीरेन्द्र को दीजिए। धीरेन्द्र जी, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और ये इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। हम मान रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग, बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान, बड़े पैमाने पर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को और मोदी लाओ अभियान को समर्थन दे रही हैं। अगर यह सत्य है, नौकरियां किसको नहीं मिल रही हैं? नौजवान को। सबसे ज्यादा बंदिशें किसके ऊपर लगती हैं अगर उग्र हिंदुवाद हिंदुस्तान में आता है? महिलाओं के ऊपर। सबसे ज्यादा नुकसान किसने झेला नोटबंदी और जीएसटी का? व्यापारी वर्ग। इसके बाद भी अगर यही 3 वर्ग सबसे बड़ा वोटर है मोदी का, तो क्या हो गया है इसको? क्या आप इसका आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, लगातार अगर हम लोग अजय जी पिछले 5 सालों का पूरा एनालाइज अगर आप डाटा करते तो आप देखते हैं सबसे ज्यादा परेशानियों में किसान है। लगातार हम किसानों का सुसाइडल सुनते हैं और उनके एमएसपी पर राजनीति करते हुए सुनते हैं, लेकिन वही किसान वर्ग अगर वो कास्ट बैरियर तोड़ रहा है तो वो मोदी के लिए तोड़ रहा है, ये भी एक अलग चीज़ है। इसके बाद हम नौजवानों की बात देख रहे हैं तो इसके लिए हमको ये देखना होगा कि जो पुराना ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न था, जो सिर्फ कम्युनिकेशन जो माउथ टू माउथ या फिर अखबारों के माध्यम से होता था, वो पूरा टोटली बदल गया। इस बार उन्होंने पूरा चेंज कर दिया और ख़ासतौर से बीजेपी ने कम्युनिकेशंस के उन सारे मॉडर्न्स जो मीन्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया। क्योंकि जब मैं शुरुआत कर रहा था यहाँ से सहारनपुर से, आप सोचिए सहारनपुर से और गंगा सागर तक हम पहुँचते हैं, यानी गंगा सागर कोलकाता तक, वहाँ मैं जब किसान से पूछ रहा हूँ ये शब्द कि यार तुम चूज क्यों कर रहे हो, क्या कारण है कि मोदी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा कि वो पाकिस्तान में उनके घर में घुस के मारा। ये एक वर्ड कम्युनिकेशन शुरू हुआ। शायद मुझे लगा कि वेस्टर्न यूपी से फौज, मैं एक और लास्ट उसमें बताना चाहूंगा कि जो यहाँ से बहुत सारे फौजी, अपने आप में आप सब लोग, मैं आप सब संवाददाताओं से सवाल पूछ रहा हूं कि अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है? जिस आदमी को नौकरी सबसे ज्यादा चाहिए, 18 साल से 35 साल की उम्र का वो व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि 35 से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को या तो उसके पास नौकरी है या फिर नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, या वो विकल्प ढूंढ चुका है, या ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहा है। 18 से 35 का जो एज ब्रैकेट है वही नौकरी चाहता है। नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है। मैं रोज दिन मोटरसाइकिल उठाता हूं या फिर साइकिल उठाता हूं या किसी चाय की दुकान पर दिन भर अपना टाइम बर्बाद करता हूं, लेकिन वोट मैं मोदी को देता हूं। मैं इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा कि उन्होंने अपने प्रचार तंत्र को इतना ताकतवर किया कि उस वोट को उन्होंने नेशन के साथ जोड़ दिया। यही बात मैंने कोलकाता में उस कारीगर से पूछी जो सिर्फ मूर्ति बनाता है, जिसने 2014 में मुझे साफ तौर पर टीएमसी के साथ जाने को कहा था। उसने माइक रखने के बाद कहा कि कुछ भी कहिए साहब, वो घर में घुस के मारता है, ये वर्ड था। फिर मैं कुछ ना कुछ चीजें हम लोगों ने देखा कि एक होप नेशन के साथ, एक होप मोदी के नाम से उन्होंने वहां घर तक पहुंचा दी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और क्या वो उम्मीद उत्तराखंड में भी नजर आती है? अभी हम हरिद्वार का जिक्र कर रहे थे, अब थोड़ा नैनीताल का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ है जिन्होंने नैनीताल की संसदीय सीट को कवर किया है। हर्षा, किस तरीके के मुद्दे
आपको वहां पर नजर आया और आपके मुताबिक किस उम्मीदवार के बीच मुकाबला और किसकी जीत है? अनुराग, अगर वहाँ पे मुकाबले की बात करें तो हरीश रावत देखिए उनका जनाधार काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर सीट दोनों को मिला करके 14 विधानसभाएं उनके अंदर आती है। अगर शहरी एरियाज़ को देखें तो शहरी एरियाज़ में लोग मान चुके थे कि इट इज़ मोदी वर्सेस राहुल, और जहाँ मोदी वर्सेस राहुल की बात है तो लोग मन बना चुके थे कि दिल्ली के तख्त पर वो केवल नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। जहाँ तक बात करें अजय भट्ट की, तो अजय भट्ट का जनाधार नहीं है, लेकिन साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। और साथ साथ अगर हम जसपुर से लेकर के सितारगंज तक की बात करें तो इन पूरे टेन्योर में, यानी कि पूरे फ्लो में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर्स हरीश रावत के साथ ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन मोदी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा लोग मन बना चुके थे। तो हम मान के चल रहे हैं, वहाँ पे जो हम 2 दिन रहे वहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि अजय भट्ट ये सीट निकाल लेंगे। लेकिन अजय भट्ट के साथ एक मिथक जुड़ा है अजय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अजय भट्ट तो पार्टी हार जाती है। बिल्कुल, वो जब चुनाव लड़ते तब तक पार्टी सरकार। पार्टी के बाकी नेताओं से जानना चाहा कि अजय भट्ट को क्या होना चाहिए नतीजा? कई लीडर्स से जाना तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर सरकार बनानी है तो अगर एक सीट हार भी जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनका कहना अजय भट्ट से अगर ये बात पूछते तो क्या कहते हो बेचारे? अजय भट्ट कहते हैं मिथक जो है पत्रकारों का और राजनीतिक विशेषज्ञों का फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। जबकि अगर राष्ट्रपति शासन जब 96 में लगा था तब से लेकर जितने भी रिकॉर्ड चलते आए तब तक यही रहा है कि जब वो जीते हैं तब सरकार नहीं बनी। एक और ऐसे उम्मीदवार बरेली से भी रहे हैं, संतोष गंगवार, जो लगातार जीतते रहे। हालांकि यूपीए में एक दौर ऐसा भी आया कि जब संतोष गंगवार को चुनाव हारना पड़ा। आप बरेली भी गई, बरेली में भी किस तरीके की तस्वीर नजर आई? देखिए, lंबे समय तक लगभग 7 बार सांसद रहे हैं संतोष गंगवार। लंबे समय तक कोई भी नेता रहता है तो उसको लेके एंटी इनकम्बेंसी तो हो जाती है, लेकिन सर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट तो संतोष सिंह गंगवार जी के साथ है कि वो शनिवार रविवार दोनों ही दिन, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अपनी संसदीय सीट पे जरूर रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक जनता दरबार उनका खुला रहता है, काम हो या ना हो, लेकिन दरोगा को चिट्ठी भी लिख देते हैं और उनके लिए कॉल। लेकिन प्रवीण सिंह एरन एक बार फिर चुनावी मैदान में, उन्होंने उनको हराया था। बिल्कुल, प्रवीण सिंह आर्य ने एक बार उनको जरूर चुनाव हराया था, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर काफी ज्यादा वहां प्रबल रहा, जिसके चलते वोटिंग डिफरेंस जरूर कम रहेगा, लेकिन संतोष सिंह गंगवार ये सीट निकाल लेंगे। हालांकि उनके साड़ू भगवत शरण गंगवार गठबंधन के कैंडिडेट हैं और उनके खुद नवाबगंज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काफी विरोध है उनका। अली और बजरंग बली वाली सीट यानी कि सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं, माफ कीजिए, सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो सहारनपुर में क्या दिखा आपको? अजय जी, सहारनपुर की बात करें तो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब हो गए थे और सबसे ज़्यादा रीज़न वहाँ पे राघव लखनपाल के दोबारा जीतने का ये रहेगा कि वहाँ पे इमरान मसूद और हाजी रहमान दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और जो वोटिंग फ्लक्चुएशन हुआ है मुस्लिम वोटर्स का, वो मेन कारण रहेगा राघव लखनपाल के जीतने का। हालांकि राघव लखनपाल को लेकर वहाँ पे विरोध काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वही फैक्टर मोदी फैक्टर है, जिसके चलते अगर राघव लखनपाल की जगह उस सीट पे किसी और बीजेपी लीडर को भी उतारा जाता तो भी वही सीट को पार लगा। रुमान के साथ चलते हैं। रुमान, एक शब्द कितना हेर फदल कर देता है। आजम खान को मैंने आजमगढ़ कह दिया, बताइए कितनी बदली चीजें हो जाती हैं। तो जरा आजम खान के रामपुर की कहानी बताइए, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, आजम खान और आजमगढ़ दोनों ही सुर्खियों में रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, आजम खान भी सुर्खियों में रहे हैं, रामपुर सीट भी सुर्खियों में रही है और बहुत ज़्यादा मनोरंजक और इंटरेस्टिंग वहाँ पर फाइट हुई है। जयाप्रदा ने पूरी कड़ी टक्कर दी और आजम खान को खासी मेहनत करनी पड़ी है इस चुनाव में आगे आने के लिए, क्योंकि महागठबंधन के वोट उनको शिफ्ट नहीं हुए हैं, वो अपने उन्हीं पुराने वोटों से जीत रहे हैं। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जीत रहे हैं, मार्जिन कम है लेकिन जीत रहे हैं। जयाप्रदा को एक तो उनके सांसद रहते हुए ग्रामीण इलाकों में और रामपुर में किए गए कामों के बदले लोगों ने वोट दिया। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जबरदस्त लहर रामपुर में दिखाई दी, उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम नहीं रहते हैं। लेकिन रुमान, आप अपने एग्जिट पोल में आजम खान को जिता रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे की वजह, क्या कुछ इसके पीछे का आधार? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र है। महिलाओं से बात हुई, आजम खान ने महिला विरोधी जो बयान दिया था, जो बदजबानी हुई थी, उससे खासी नाराज थी महिलाएं, लेकिन उनका ये कहना था कि वोट आजम खान को ही देंगे, क्योंकि एक तरह से वोट बैंक जो उनका है वो कहीं नहीं खिसका है। हालांकि महागठबंधन के जो वोट उनकी तरफ आने चाहिए थे, दलित वोट थे, वो उनकी तरफ आते नहीं। आप ये कह रहे हैं कि तमाम मंदिरों के दर्शन, मंच से खड़े होकर रोना, हर तरह के फिल्मी स्टंट को सामने रखना, जयाप्रदा का सारा स्टंट बेकार हो जाएगा? बड़ा दुखद होगा। जयाप्रदा ने अच्छी खासी टक्कर दी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सांसद रही है वहां पर। मुस्लिम वोट भी उनको कुछ हद तक मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिला है। बाकी उनके गांव में किए गए कामों के आधार पर उनको खासा वोट मिला है और उनका एक अच्छा रुतबा है रामपुर में, ऐसी बात नहीं है। और जो बाकी रामपुर के शहरी इलाका है जहां पर हिंदू वोटर्स रहते हैं, वहां पर सिर्फ जयाप्रदा को सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि वोट उनको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। मतलब रामपुर आजम खान का गढ़ बना रहेगा? जी बिल्कुल, इस चुनाव के बाद भी रामपुर आजम खान का गढ़ बना रहेगा, लेकिन इस गढ़ को बचाने में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस बार। बिल्कुल, आइए जरा मनीष आपसे समझें, दिल्ली से सटे उपनगर नोएडा में क्या स्थिति दिख रही है आपको?
देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं खासकर बीजेपी के सांसद की, तो हम बात करते हैं कि सांसदों ने काम नहीं किया है और पूरा का पूरा जो चुनाव है मोदी जी के चेहरे पर है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर एक ऐसी सीट है जहां पर सांसद ने बहुत काम किया, उसके बावजूद उनको लेकर टिकट बंटने से ठीक पहले नकारात्मक माहौल तैयार हो गया। घमंडी सांसद को उन्हें तमगा दिया गया। उसकी वजह यह रही कि एक सभा हुई थी जिसमें महेश शर्मा जी ने साफ साफ कहा कि उन्हें गुर्जर वोट बैंक नहीं चाहिए, वो शहरी वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीत लेंगे। इस बात को गुर्जर ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। सबसे ज्यादा आबादी गुर्जर की है 18% के आसपास, और उसके बाद बाकायदा गांव में पंचायतें हुई हैं। पंचायतों में यह तय किया गया है कि इस बार महेश शर्मा को वोट नहीं करना है। कोई और कैंडिडेट होता है बीजेपी से तो उसके लिए वोट किया जाएगा। लेकिन मनीष, खुर्जा, सिकंदराबाद, गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा और नोएडा, ये 4 शहर की वोट भी अगर महेश शर्मा को मिलती हैं, क्या तब भी जीत उनकी सुनिश्चित नहीं है उन्हीं के मुताबिक? देखिए, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो गांव में है, और गांव में उनके लिए स्थिति बहुत खराब थी। जब तक जेवर एयरपोर्ट के आने की बात थी, पूरा का पूरा क्रेडिट महेश शर्मा को मिल रहा था कि वो एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुआवजा बंटने की जब बात आई, तो पूरी जो बेल्ट थी 7-8 गांव की, चाहे वो दयानतपुर हो चाहे जेवर के आसपास का हो, तो सभी किसान नाराज दिखाई पड़ा और सबने कहा कि जो मुआवजे का रेट मिल रहा है। तो आपके हिसाब से महेश शर्मा की स्थिति क्या है? आपने कहा कड़ा मुकाबला है, लेकिन क्या वो जीत रहे हैं? बहुत कड़ा मुकाबला है, और अगर महेश शर्मा जीतते हैं तो उसमें महागठबंधन की अच्छी खासी भूमिका होगी, क्योंकि वो एक मजबूत कैंडिडेट नहीं दे पाए, एक वो विकल्प नहीं बन पाया यहाँ के जनता। महेश शर्मा जीत रहे हैं आपके एग्जिट पोल के मुताबिक? जी बिल्कुल जीत रहे हैं। चलिए, अब जरा रवि, आपसे हम समझना चाहते हैं। रविकांत, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं, ऐसा लग रहा है कि लड्डू बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं, मिठाई बन रही है। भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो जीत ही रहे हैं। ये आत्मविश्वास पार्टी को क्या सिर्फ एग्जिट पोल से मिल रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। पार्टी ये क्यों सोचकर आगे चल रही है? इतना आत्मविश्वास छठे चरण में ही कहा 300 पार, या ऐसे नहीं होता ये? देखिए अजय जी, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री जिन लोकसभा सीटों पर यात्रा कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, उसका फीडबैक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम में उस रैली के बाद तुरंत मंगाया जा रहा था। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 300 पूर्ण प्रचारक एक लोकसभा सीट पर लगाए, लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए, और जिलों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोगों से ये कहा गया था कि जैसे ही वहां की रैलियां समाप्त हो जाएं और पूरा चुनाव समाप्त हो जाता है, एक एक सीट का आंकड़ा यहां पर भेजना है। और बीजेपी इस बात को मान के चल रही थी कि इस बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा था नरेंद्र मोदी, उसके सामने विपक्ष कोई ऐसा चेहरा देने में कामयाब नहीं रहा जिसके आधार पर जनता उनको जिताने की सोचे। तो सबसे बड़ा फीडबैक तो यही मिल गया कि कोई क्रेडिबल चेहरा यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जो थर्ड। लेकिन अगर पार्टी मशीनरी की बात करें रवि, पार्टी मशीनरी जिस तरह से चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखी, क्या ये आप अभी देख पा रहे हैं, या दरअसल 2014 की जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मैकेनिज्म सेट कर दिया है कि आप उसमें कुछ करें या ना करें, चुनाव आप खुद ब खुद जीतते ही चले जाएंगे? देखिए, ये बहुत हद तक बात सही है कि 2014 के चुनाव के बाद ही अमित शाह को जब से कमान मिली है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर दिया है, जहां कभी आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता था, उन सीटों पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। संगठन इतना मजबूत है, और इसके साथ ही संगठन मजबूत होने के साथ साथ एक क्रेडिबल चेहरा है, एक नेतृत्व है जिसकी इमेज जनता के मन में ऐसी है कि ये मजबूत है, निर्णायक है, फैसला लेने में सक्षम है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। तो जब संगठन मजबूत होता है और सरकार अच्छा काम करती है, डिलीवर करती है, तो प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है, और यही इस बार के चुनाव में हुआ है। धीरेन्द्र जी, एक चीज आपसे भी समझना चाहूंगा, आप और आपके जो तमाम सहयोगी हैं, 35 रिपोर्टर न्यूज नेशन के, उन्होंने 150 से ज्यादा संसदीय सीट को कवर किया है, 80,000 किलोमीटर का सफर आप लोगों ने किया है, और 150 से ज्यादा सीटों के जो नतीजे जो हम आपसे समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या होने जा रहा है एग्जिट पोल के तौर पर 2019 के लिहाज से, 23 मई के लिहाज से, कल के लिहाज से? देखिए, इसका पूरा अगर हम लोग जो रिपोर्टर्स का डाटा है अगर उसको शेयर करते हैं तो वो लगभग वही पहुंच रहा है जहां हम लोगों का चैनल का शेयर है, और ये चीज़ ट्रेंड में ऊपर की तरफ उठ सकती है, क्योंकि जब हम लोग किसी पार्टी को ऊपर जाते हुए देखते हैं, अभी तक के चुनाव अगर आपको दिखेंगे तो वो काफ़ी ऊपर जाती है, फिर आप ये सिर्फ एक इंडिकेशन आपको मिलता है। जनरली सेफोलॉजिस्ट जो सीटों का आंकड़ा देते हैं उसमें इंडिकेशन से तय करते हैं, वो इंडिकेशन हमको दिख रहा है, कम से कम हम तमाम रिपोर्टर्स जो। तो आप कह रहे हैं कि न्यूज नेशन का एग्जिट पोल अगर अधिकतम एनडीए को 290 सीटें देता है, तो आपके एग्जिट पोल के मुताबिक ये संख्या और
बढ़ सकती है? हमको ये लगता है कि ये संख्या ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्टर्स का फीडबैक है, सिर्फ रिपोर्टर्स का, क्योंकि रिपोर्टर्स की एक चीज हम लोग सेफोलॉजिस्ट में अंतर करते हैं, क्योंकि हमारा रिपोर्टर्स या हम लोग तमाम उस एरिया की खास बहुत ज्यादा अंदर गहराई में नहीं जाते हैं। हम रिपोर्टर्स उस समय जो चल रही गतिविधियां उनको नापते हैं और उसकी हिस्ट्री को देखते हैं। सेफोलॉजिस्ट हो सकता है उम्र के और उन तमाम चीजों का लिहाज बहुत ज्यादा रखते हैं, उस माइनॉरिटी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मैक्रो अगर दिख रहा है अजय जी, तो हम लोग हमको लगता है कि उससे ऊपर की तरफ इस ट्रेंड को देखते हैं। रुमान, ये सवाल मैंने आमिर से पूछा था, दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा माना जाता रहा पिछले 5 साल में कि मोदी सरकार के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को बहुत संकुचित महसूस करता रहा, और शायद यही वजह होगी कि 2019 में अल्पसंख्यक समुदाय बहुतायत तरीके से बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ जो संभव हो सकेगा वो करेगा। क्या ऐसी भावना कब इस पूरे इलेक्शन के दौरान आपको दिखाई दी? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यही भावनाएं दिखाई दी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा था, और यही सब कुछ रामपुर की सीट पर भी हुआ। जो आजम खान की तरफ से बयान आया था कि 300 ईवीएम खराब हो गई हैं, और वहाँ पे अंदर में ये बताया गया कि जहाँ पर मुस्लिम वोटिंग हो रही है वहाँ पर ईवीएम खराब कर दी गई हैं, ऐसा कहा गया था। जिसके बाद वहाँ पर जो लोग वोट देने नहीं भी जा रहे थे वो भी आकर लाइन में लगकर गर्मी में उन्होंने वोट दिया। ये भावना ज़रूर देखी जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर इन इलाकों में मैं गया अल्पसंख्यक समुदाय में, उन्होंने ये देखा कि कौन सा कैंडिडेट उनकी तरफ का जो बीजेपी को हरा सकता है, मजबूत है, उस तरफ उन्होंने वोट देने की कोशिश की, और बंटवारा काफ़ी हद तक इस बार नहीं हुआ है। एक चीज धीरेन्द्र जी आपसे और समझना चाहूंगा, जब हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि आपने सिर्फ शहर के कुछ चुनिंदा मतदाताओं से बात की है जो हो सकता है ट्रेडिशनली किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हो, और वही जो रुझान है आपके एग्जिट पोल में यानी रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं है रिपोर्टिंग के दौरान? देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं कि जो भी रिपोर्टर्स हैं, और हम लोग जब रिपोर्टर्स किसी को भेजते हैं तो उसके साथ बाकायदा डिस्कस करते हैं कि जो मेन टाउन है उससे कम 30 किलोमीटर का रेडियस के गांव होने चाहिए, वहां का एक सेक्शन जरूर होना चाहिए, ताकि हम लोग ये कह सके कि हाँ, हमने उस पूरे क्षेत्र को अच्छे से देखा है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ आपके शायद चैनल में अकेला चैनल होगा जो नदियों से लेके टूटे हुए सरकारी स्कूलों की खबर तक दिखाता रहा, क्योंकि रिपोर्टर्स ये कोशिश करता है कि एक तरफा ना हो और उसी का असर, इसीलिए हम इतने विश्वास से कह पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा बिहार का भी रुख कर लेते हैं अजय जी। तो बिहार की कई सीटों पर लोगों की नजरें लगातार टिकी हुई हैं, उन्हीं में से एक सीट है बेगूसराय, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भाजपा के गिरिराज सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार और आरजेडी के तनवीर हसन चुनावी मैदान में है। बिहार में हमारे रिपोर्टर रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस सीट का रुझान। बात अगर बेगूसराय लोकसभा सीट की हम करें तो पूरे देश में जो चुनाव हुए उसमें सबसे खास और सबसे ज़्यादा नज़र लोगों की बेगूसराय की सीट पर रही, क्योंकि इस सीट से जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया सीपीआई की टिकट पर लड़ रहे थे, और ये मुकाबला और दिलचस्प तब हो गया जब गिरिराज सिंह ने भी यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। यानी पार्टी ने कहा कि नवादा छोड़ के आप बेगूसराय से चुनाव लड़िए। गिरिराज सिंह तैयार हो गए और इन सबके बीच त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। तनवीर हसन जो आरजेडी के टिकट पर बेगूसराय के स्थानीय के रूप में उस मैदान में उतरे। चुनाव बहुत ही दिलचस्प हुआ, वोटों का बंटवारा हुआ। जो समीकरण थे उस आधार पर पहले तो लग रहा था कन्हैया आगे निकलेंगे, मगर धीरे धीरे गिरिराज सिंह ने जब वहां पर अपनी कैंपेनिंग तेज की और बीजेपी के वोट बैंक ने जब वहां पर एकजुटता दिखानी शुरू की, तो ये गुंजाइश बनने लगी कि इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। और अब जो परिस्थिति दिख रही है, जिस तरीके का वोट का समीकरण दिख रहा है, जो रिव्यूज़ बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बेगूसराय की सीट बीजेपी के झोली में जा सकती है ये सीट। लेकिन आइए ज़रा बात करते हैं कि गांधीनगर, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव लड़वाने का तजर्बा उनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो पूरब, ये समझाइए हमें कि वहां पर क्या स्थिति है। 2019 के चुनाव में गुजरात की गांधीनगर सीट से इस बार लालकृष्ण आडवाणी की जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी मैदान में है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है, लिहाजा अमित शाह का इस सीट से जीतना लगभग तय है। अमित शाह का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। मधुरेंद्र, हम जरा बेगूसराय की चर्चा थोड़ी और कर लें। बेगूसराय से कन्हैया का उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मानदंड, एक बहुत बड़ा शिफ्ट माना जा सकता है। जातीय आधार पर देखें या अन्य आधार पर देखें, कन्हैया का ये चुनाव
सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रहा और आपकी बड़ी पैनी नजर रहती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया क्या वाकई में बिहार के चुनाव को जरा सा भी प्रभावित कर पाता है? देखिए, खास तौर पे जो युवा मतदाता है, जो कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उस एक बड़े चंक को जाहिर है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट देखा गया है। दूसरी बड़ी बात है कि सोशल मीडिया से थोड़ा इतर हट के अगर हम व्हाट्सएप के इस्तेमाल को देखें तो जो भी मटेरियल व्हाट्सएप के लिए तैयार किया जा रहा है वो मटेरियल आज की तारीख में हर हाथ पहुंच रहा है, जो कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि आबादी के एक बड़े हिस्से को सोशल मीडिया प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि बेगूसराय के चुनाव में देश भर से खासतौर पे वे एक्टिविस्ट जो कि एंटी मोदी कह सकते हैं कि मूवमेंट में शामिल थे या फिर उस तरह के तमाम रैली और खासतौर पे आंदोलनों में शामिल थे। सेलिब्रिटीज से लेकर और आप ये देखिए ऐसे सोशल मीडिया से चंदा जुटा लेते हैं अपना। हाँ बिल्कुल, जेएनयू से लेकर एमयू तक के स्टूडेंट्स अगर वहां पहुंच रहे हैं तो ये सोशल मीडिया इंपैक्ट ही है जो उनको एक तरह से अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन सोशल मीडिया का दूसरा असर भी तो दिख रहा होगा गिरिराज सिंह के पक्ष में, जो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की एक अलग तरीके की तस्वीर, वही तस्वीर जो जेएनयू में दिखाई जा रही थी, उस तरीके के संदेश देने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल, ये पैरेलल है। अगर आप एंटी मोदी या एंटी नेशनलिज्म जो कि बीजेपी की अपनी थ्योरी है उसके खिलाफ अगर कुछ कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो इस तरफ से भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है और जो बीजेपी प्रो कंटेंट है वो उस चंक को प्रभावित करता है जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और उस तरह के कंटेंट को हाथों हाथ लेने को तैयार है जो उसके अपने विचारधारा को या फिर मानसिक संतुष्टि को एड्रेस करता है। सूरज, सोशल मीडिया का यह सवाल मैं आपसे भी समझूं, अगर आज हम खास करके दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, आप उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ये जो पूरा बेल्ट है जो दिल्ली के आसपास है, सोशल मीडिया का प्रभाव है क्योंकि आप हर हाथ में, किसी के हाथ में भी 1 या 2 फोन तो आसानी से देख लेंगे। क्या आज सोशल मीडिया हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर चुका है और यही निर्धारित करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या बनता दिख रहा है? बिल्कुल अजय जी, सवाल बड़ा है इसमें अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हर हाथ मोबाइल, हर हाथ इंटरनेट पहुंच चुका है, चाहे वो आम हो, खास हो, किसी भी तबके से जुड़े हुआ कोई व्यक्ति हो। और जो फेक न्यूज़ का जो प्रचलन है, जो ट्रेंड है, फेक न्यूज़ जो चलती हैं अलग अलग, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती उस वीडियो की, उस खबर की, लेकिन वो किस तेज़ी से फैलती है और उसका असर कितना बड़ा होता है, ये अपने आप में सवाल बड़ा। और असर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका असर मतदाताओं पर। इससे पहले कि आप आगे चलें, धीरेन्द्र, फेक न्यूज़ इसे लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। क्या हमारे दर्शक, क्या हमारी जनता वाकई में अपने आप को बिल्कुल काट लेती है और किसी तरह के प्रोपेगेंडा को, किसी तरह के फेक न्यूज़ को बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत मान लेती है और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है? अगर ये है तो फिर तो वाकई में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आग की तरह फैलने वाली बात होती है। देखिए, एक अफवाह को 7 तेज घोड़े मिलकर नहीं पछाड़ सकते, ये हम लोग सुनते आए थे, लेकिन एक फेक न्यूज़ को 1000 स्पष्टीकरण भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये बड़ा ट्रेंड है और इसको आप देख रहे हो लगातार, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करें, लेकिन पूरे चुनाव में इसका असर आपको देखने को मिलता है। और खासतौर से वहाँ जैसे ही वो व्यक्ति, ये जो फेक न्यूज़ है किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करती है तो उसके बाद वो पूरी ताकत के साथ उसको फैलाने पर लग जाता है। आप फिर लाख चाहे उस पर शाम को हम लोग उसको सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितना नुकसान करती है उतना तो कर जाती है। बिल्कुल, तो हम अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम संसदीय सीटों का जिक्र कर रहे हैं और अब हम रुक करते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र का, जहां पर 48 सीटें अहम भूमिका निभाएगा। और महाराष्ट्र में नागपुर वो सीट है जिसकी चर्चा लगातार होती रही है क्योंकि मौजूदा दौर के बड़े मंत्री नितिन गडकरी यहां से बीजेपी के टिकट पर एक बार अपनी किस्मत को फिर आजमा रहे हैं। नितिन गडकरी के सामने किस तरीके की तस्वीर नजर आती है, हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ जमीनी हकीकत? नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इस बार बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी चुनाव मैदान में हैं। 2014 में उन्होंने 2,48,000 वोटों से ये सीट जीती थी। इस बार उनके सामने कांग्रेस ने नाना पटोले को खड़ा किया है, जिन्होंने बीजेपी में रहकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार बगावत की थी। मेरा आकलन ये है कि इस बार नितिन गडकरी फिर एक बार नागपुर चुनाव क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने जो दावा किया था चुनाव के दौरान कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों का मार्जिन लेकर वो जीतेंगे, ऐसा इस बार नहीं होगा, मार्जिन थोड़ा कम होगा।
गडकरी जीत रहे हैं नागपुर से लगातार दूसरी बार ऐसा होगा बीजेपी के लिए कि उसकी पार्टी के नेता चुनकर आ रहे हैं नागपुर से, जो संघ का गढ़ है। लेकिन अब महाराष्ट्र से रुख करते हैं राजस्थान की जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने अपने मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला हो रहा है कांग्रेस की तरफ से कृष्णा पुनिया से। किस तरीके की तस्वीर जयपुर ग्रामीण की है, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, समझाइए जरा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, यहाँ दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। दोनों खिलाड़ी हैं और दोनों खिलाड़ी पहली बार सियासी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। इस सीट के समीकरण जानने के लिए क्या हाल है, क्या सोच रहा है मतदाता, हमने शहरी मतदाता से बात की तो ग्रामीण मतदाताओं का भी मन टटोला, युवाओं से भी बात की तो महिलाओं से भी बात की, किसान, व्यापारी, सभी वर्गों से बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहाँ जातीय समीकरणों पर राष्ट्रवाद भारी पड़ रहा है, लिहाजा इसका लाभ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। यानी इस सीट पर एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीत दर्ज करा रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर अगर अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं जयपुर से, तो आइए जरा बंगाल का भी रुख करते हैं, क्योंकि कोलकाता की सीट, खास करके दक्षिण कोलकाता की सीट, क्या वाकई में ममता बनर्जी जीत सकती हैं? और अगर वहां नहीं जीत पाएंगी तो टीएमसी का क्या होगा? देवजानी बता रही। देवजानी, क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में इस बार जो वीवीआईपी सीट है उनमें से एक है कोलकाता दक्षिण। कोलकाता दक्षिण एक ऐसा सीट है जहां पहले ममता बनर्जी सांसद थी, उसके बाद अब माला रॉय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सांसद है। माला रॉय पहले कांग्रेस में थी, अब तृणमूल कांग्रेस में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रा बोस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के हैं, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं लेफ्ट ने उतारा है नंदिनी मुखर्जी को, जो सीपीआईएम की कैंडिडेट है और जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इस बार इस पूरे चुनावी क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। डेवलपमेंट का मुद्दा यहाँ पे जो विरोधी पार्टियां हैं वो कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि दक्षिण कोलकाता के लोगों से जब हमने बात की तो वो वहाँ के डेवलपमेंट से मोटे तौर पर खुश हैं। जिस तरह से लोगों ने हमसे बात की है उससे यही लगता है कि इस बार इस चुनावी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जी, तो तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल सकती है पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर, बता रही हैं हमारी सहयोगी देवजानी चौबे। लेकिन हमारे 35 रिपोर्टर्स ने देश की अलग अलग 150 से ज्यादा संसदीय सीट्स को कवर किया है, अलग अलग राज्यों की 80,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है, और उसके बाद रिपोर्टर्स का अनुभव क्या कहता है ये हमने आपको बताया इस एग्जिट पोल में। और अब इंतजार 23 मई का है, जिसके लिए सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए अब की बार किसकी सरकार।